हे गाइस, मैं हूं दीप्ति और आप मुझे देख रहे हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल समथिंग इंडियन विद दीप्ति। आज आपसे मुलाकात करने की एक बहुत ही खास वजह है। बहुत दिनों से कुछ नया करने की सोच रही थी। मतलब वो इतना नया भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया। तो मुझे बस यही दुविधा थी कि क्या मैं वो कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्या मुझसे होगा या नहीं होगा, क्या आप लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। फिर मैंने सोचा यार, इतना भी क्या सोचना, करके देखते हैं क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तजुर्बा होगा। तो इसलिए अब से हर बुधवार मैं एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रही हूँ अपने शो में, और सेगमेंट का नाम है फिल्मी बुखार हर बुधवार। तो इसमें होगा क्या कि ज्यादातर लोगों को फिल्में देखने का शौक होता है, मुझे भी है। बट होता क्या है कि हम बहुत सारे रीजंस की वजह से कई बार अपने शौक पूरे कर नहीं पाते। जैसे जब हम छोटे थे तो मम्मी पापा ये कह के फिल्में नहीं देखने देते थे कि बेटा टाइम वेस्ट मत करो। फिर जब बड़े हुए तो स्कूल कॉलेज में भी बहुत ज्यादा फिल्में देख नहीं पाए। ऑफिस की मारामारी में तो वैसे ही फिल्में रह गई। तो मैंने सोचा यार, अब नहीं तो फिर कब। तो ये जो बचपन का शौक है फिल्में देखने का, वो मैं अब पूरा कर रही हूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर हफ्ते एक फिल्म देखूं। अब वो फिल्म पुरानी भी हो सकती है, नई भी हो सकती है, बहुत पुरानी, सबसे पुरानी भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो फिल्म मैंने पहले देखी है लेकिन मन कर रहा है दोबारा देखने का। तो ऐसे ही कुछ फिल्मों की बातें मैं आपसे करूंगी, फिल्मों से जुड़े कुछ ट्रिवियाज आपके साथ शेयर करूंगी, और फिल्म को देखने का अपना मेरा जो अनुभव रहा है वो शेयर करूंगी। और ये देखूंगी कि क्या वो फिल्म जो किसी जो पहले कभी बनी थी, क्या वो मेरे लिए आज भी उतनी ही एंटरटेनिंग थी जितनी कि वो तब थी जब वो रिलीज हुई थी। तो ये रहेगा पूरा जो फिल्मी बुखार एवरी बुधवार का जो जो थीम है वो यही होने वाला है। और आज जिस फिल्म की बात मैं करने वाली हूँ, जिस फिल्म से शुरुआत करने जा रही हूँ इस सेगमेंट की, वो फिल्म मैंने पहले भी देखी है और मन हुआ दोबारा देखने का। और वो एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को अमोल पाले कर दिए। तो फिल्म का नाम शायद आप समझ ही गए होंगे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो फिल्म देखी भी होगी, एक नहीं कई बार देखी होगी, क्योंकि फिल्म ही ऐसी है। फिल्म का नाम है रजनीगंधा। और फिल्म में जो मुख्य भूमिका निभाई है वो है अमोल पालेकर, जो कि जिनकी ये डेब्यू हिंदी फिल्म थी। विद्या सिन्हा उनकी ये डेब्यू फिल्म तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, लीड रोल में उनकी ये पहली फिल्म थी। और दिनेश ठाकुर। फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है। सिंपल, वैसे ह्यूमन इमोशंस सिंपल तो नहीं होते हैं, लेकिन और जहाँ पे प्यार हो वो ह्यूमन इमोशन इतना सिंपल होता नहीं है वैसे। बट फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके की है कि अगर उसे एक लाइन में बयां करना हो तो फिल्म की कहानी जो है वो है पहले प्यार और प्रेजेंट प्यार के बीच का जो द्वंद है, वो फिल्म की कहानी है। और शायद यही, ये जो द्वंद है पहले प्यार और प्रेजेंट प्यार के बीच का, इस कहानी को इतना रिलेटेबल बनाता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, मैं और न जाने कितने ही लोग, इस द्वंद को अपने निजी जीवन में हम लोगों ने महसूस किया है। हम उस दौर से गुजरे हैं जब एक डिलेमा रहा है कि यार, पहला प्यार या प्रेजेंट प्यार। तो शायद यही ये जो फिल्म का ट्रेट है, ये जो फिल्म की का थीम है, यही इस फिल्म को शायद इतना रिलेटेबल बनाता है, क्योंकि आप तुरंत कनेक्ट करते हैं, बिकॉज आप खुद भी उस दौर से, उस दुविधा से कहीं ना कहीं गुजरे होते हैं। फिल्म जो है वो मनु भंडारी की किताब यही सच है पर आधारित है, और इसका निर्देशन बासु चैटर्जी ने किया है। फिल्म को अगर मैं थोड़ा सा फिल्म की कहानी को एलैबोरेट करूं, तो ये जो फिल्म के 3 मुख्य किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, उनमें से जो अभिनेत्री हैं विद्या सिन्हा, उनके किरदार का नाम दीपा है। अब दीपा को प्यार है, उनका जो प्रेजेंट प्यार है वो है अमोल पालेकर का किरदार, यानी कि संजय। अब जो संजय हैं वो थोड़ा सा केयरलेस किस्म के प्रेमी है। ना तो वो समय से आते हैं, ना अपना वादा पूरा करते हैं, चीजें भूल जाते हैं। दीपा को एक कॉफी टेबल पर बिठाकर खुद अपने दोस्तों से बातें करने चले जाते हैं। तो वो कुछ इस तरह का किरदार है। लेकिन दीपा को शायद जो संजय की यही सब बातें शायद दीपा को उनसे और प्यार करने पर मजबूर करती हैं।
दोनों दिल्ली में हैं, और जो नवीन हैं, जो दीपा के पहले प्यार हैं, वो मुंबई में हैं। अब होता यूं है कहानी में कि दीपा को एक जॉब इंटरव्यू के लिए मुंबई जाना पड़ता है और वहां उनकी मुलाकात एक बार फिर होती है अपने पहले प्यार यानी कि नवीन से। अब नवीन का जो किरदार है वो संजय के किरदार से एकदम पलट है, यानी कि वो समय से आते हैं, चीजों का, तारीखों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। शायद यही कारण है कि जो दीपा को अटेंशन मिलता है इतने समय बाद अचानक से नवीन से, वो उन्हें नवीन की तरफ फिर आकर्षित करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नवीन और दीपा जब कॉलेज में थे तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जो दोनों का सेपरेशन हुआ वो बहुत ही बिटर नोट पे होता है। तो मुझे थोड़ी सी ये बात खटकी कि इतने बिटर नोट पे सेपरेट होने के बावजूद भी जो दीपा है वो फिर से नवीन के प्रति आकर्षित हुई। लेकिन like I said, love is not an easy emotion to understand, it is very complex। तो ये जो लव की कॉम्प्लेक्सिटी है yet जो सिंप्लिसिटी है, शायद उसी चीज को दिखाने की कोशिश निर्देशक बासु चैटर्जी ने करी है इस फिल्म के जरिए। और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इस द्वंद्व को पेश भी किया है कि दीपा का नवीन के प्रति दोबारा आकर्षित होना और ये उम्मीद करना साथ में कि शायद नवीन भी उसी फीलिंग को रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन होता यह है कि कुछ दिन मुंबई में साथ गुजारने के बाद दीपा जो है वापस दिल्ली आ जाती हैं। जॉब इंटरव्यू उनका मुंबई में हो जाता है जिसमें नवीन उनकी काफी हेल्प करते हैं। अब जब वो दिल्ली वापस आ जाती हैं तो दिल्ली में सीन ये है कि संजय हैं, लेकिन संजय उस वक्त दिल्ली में नहीं होते हैं, कहीं बाहर गए होते हैं। तो ये जो खालीपन दीपा सडनली महसूस करती हैं दिल्ली वापस आने के बाद, संजय भी नहीं है, नवीन वापस वहां मुंबई में रह गए हैं, तो ये जो खालीपन है ये उन्हें और नवीन के प्रति आकर्षित करता है और वो इंतजार करती है कि शायद नवीन उन्हें कोई चिट्ठी, कोई तार लिखेंगे और अपनी फीलिंग्स को बयां करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हालांकि नवीन उन्हें एक चिट्ठी जरूर लिखते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि जिस जॉब के लिए दीपा ने मुंबई में अप्लाई किया था वो जॉब उन्हें मिल गई है। लेकिन दीपा वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स फ्रॉम नवीन और वो नहीं होता है। और इसी दौरान शायद उन्हें रियलाइज होता है कि नवीन इज नॉट व्हाट शी वांट्स, और जो संजय है वही उनका असल में जो है कि प्यार जो है वो संजय से ही है। और फिर इस दौरान संजय भी वापस आ जाते हैं और दोनों का यूनियन हो जाता है। और जो उनका यूनियन का जो मोमेंट है वो मोमेंट बहुत ही आपको कहीं ना कहीं जरूर टच करता है, बिकॉज उस समय दीपा का जो रियलाइजेशन है कि यही सच है, संजय ही उनके जीवन का सच है, तो शायद वो चीज भी आपको कहीं ना कहीं एक ह्यूमन इमोशन कि आपके ह्यूमन इमोशन को स्टर करती है, आप उससे रिलेट कर पाते हैं। और यही एक फिल्म की जो सिंप्लिसिटी है, सादगी है, वही फिल्म से आपको तुरंत जोड़ भी देती है। मेरे लिए फिल्म से जुड़ने की और भी कुछ वजहें थी, और वो वजह ये थी कि 1974 में जब ये फिल्म रिलीज हुई, और आई एम श्योर 1 साल पहले बनना शुरू हुई होगी, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, तो उस समय का जो दिल्ली और मुंबई है, ओ माय गॉड, इतना खुला खुला, कोई बहुत तेज रफ्तार नहीं है जिसे हम महानगरीय रफ्तार कहते हैं। शायद वो रफ्तार अभी पकड़ी नहीं थी उस समय तक, क्योंकि इतनी खुली सड़कें, सड़कों पर इतने कम लोग, तो वो जो दिल्ली का और मुंबई का जो रूप है जो शायद अब देखने नहीं मिलता। कुछ ही इलाके शायद दिल्ली में ऐसा बचे होंगे, शायद ना ही बचे हों, और मुंबई तो मैं कभी गई नहीं तो मैं कह नहीं सकती। तो वो जो शहर का एक आप सांस ले पाते हैं ना उस खुलेपन में, वो चीज अब आपको शहरों में नहीं मिलती। तो वो मुझे बहुत ही उस चीज ने अपने प्रति आकर्षित किया। दूसरी जो चीज थी वो थी फिल्म के गाने। सलिल चौधरी का जो संगीत है फिल्म में, और जो गाने हैं, चाहे मन की सीमा रेखा हो या फिर रजनीगंधा फूल तुम्हें, दोनों ही गानों में जो मधुरता है और जिस तरीके से उनको लिखा गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, योगेश जो है उन्होंने लिखे हैं फिल्म के गाने, और इतनी सरलता से वो मन की बात जो है वो कह गए हैं। और गाने जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में रह जाते हैं, वो निकलते नहीं है। ये फिल्म मैंने अभी दोबारा देखी, लेकिन उससे पहले भी जब मैंने ये फिल्म देखी तो फिल्म की कहानी आपके साथ रहे ना रहे, फिल्म के इमोशंस आपके साथ रहे ना रहे, फिल्म के जो किरदार हैं उनके नाम आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन ये जो गाने हैं ये आपके साथ हमेशा रह जाते हैं, क्योंकि ये गाने हर वो
उस मोड़ पे आपको याद आते हैं जब आप कुछ उसी तरह के इमोशन से गुजर रहे होते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि फिल्मों में गानों का ना एक बहुत ही अलग किस्म का इम्पोर्टेंस होता है। आई एम श्योर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जो हिंदी फिल्में हैं, जो भारतीय सिनेमा है खास तौर पे, वो संगीत के बिना, अपने गानों के बिना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। हालांकि आजकल तो बहुत सारी फिल्में ऐसे बनने लगी हैं जहां गानों का स्कोप ही नहीं होता है और उन फिल्मों से भी हम कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन अगर गाने हों तो क्या होता है ना कि फिल्म के डायलॉग आपको याद नहीं रहते हैं अमूमन, लेकिन फिल्म के गाने आपको याद रह जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि गानों की एक अपनी जगह है फिल्म में। और रजनीगंधा में तो भले ही बहुत सारे गाने नहीं हैं, लेकिन जो भी गाने हैं, they leave an impact on you and they stay with you. The music, the lyrics, it just stays with you, and it just stays with you not just for a day or two, but it stays with you forever. शायद इसीलिए वो फिल्म सदाबहार है, फिल्म के गाने सदाबहार हैं। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि 1974 में बनने के बाद भी वो फिल्म अपने आप में ही लाइक आई सेड कि सदाबहार है, तो वो 2021 में भी मैं उस फिल्म से रिलेट कर पाई। क्योंकि क्या है ना कि दौर कोई भी हो, साल कोई भी हो, इंसान के जो इमोशंस है ना वो वैसे ही रहते हैं। और इस फिल्म से मैं आज भी कनेक्ट कर पाई। तो दैट वाज द यूएसपी ऑफ दिस फिल्म फॉर मी, दैट इट ब्रॉट अ स्माइल ऑन माय फेस, इट मेड मी हैप्पी, इट मेड मी फॉल इन लव अगेन। एंड यही इस फिल्म की खूबसूरती है। और बासु चैटर्जी का जो निर्देशन है वो जाने ही जाते हैं बहुत रियल लाइफ, डे टू डे लाइफ स्टोरीज के लिए, कि जिस तरीके से वो एक आम आदमी के जीवन को दर्शाते हैं। और ये फिल्म उसी चीज का एक आईना है कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने एक आम कहानी को, एक कितनी सरल साधारण कहानी को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर दर्शाया कि वो फिल्म सदाबहार फिल्म बन गई और अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म बन गई। और उसे इतनी चली वो फिल्म की फिल्म ब्लॉक, मतलब एक एंग्री यंग मैन का जो दौर चल रहा था, एक जो मेलोड्रामेटिक सिनेमा का जो दौर चल रहा था, उस दौर में उसने अपनी इतनी सशक्त जगह बनाई कि उसे उस साल का बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत अच्छे पैसे कमाए। और सबसे अच्छी बात कि इस फिल्म के द्वारा हिंदी सिनेमा को अमोल पालेकर जैसा और विद्या सिन्हा जैसी सशक्त अभिनय करने वाले दो कलाकार मिले। नवीन ठाकुर जो है, सॉरी दिनेश ठाकुर जो नवीन का किरदार निभाते हैं, वो तो बहुत सशक्त थिएटर से भी जुड़े हैं और बहुत ही जुड़े रहे थिएटर से भी, और बहुत सशक्त कलाकार हैं। तो ये जो कलाकार इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा जगत को दिए, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है फिल्म का। तो मैं तो यही कहूंगी कि फिल्म चाहे 1974 में ही क्यों ना बनी हो, लेकिन वो फिल्म आज भी मेरे लिए उतने ही मायने रखती है और आज भी उस फिल्म ने मुझे उतना ही एंटरटेन किया। तो कुछ इसी तरह की बातें लेकर मैं आपके साथ आऊंगी, कुछ इसी तरह की फिल्मी बातें होंगी आपके और मेरे बीच। फिल्म से जुड़े ट्रिवियाज कुछ होंगे, फिल्म ने मुझे कितना इम्पैक्ट किया, कुछ इस तरह की बातें होंगी। फिल्म क्या किसी भी दौर में बनी हो, क्या वो फिल्म आज भी मुझे छू पाई, या आप और हम मिलके उसे आज भी उतना ही वो फिल्म हमारा मनोरंजन करेगी, उतना ही हमें एंटरटेन करेगी। कुछ इसी तरह की बातें फिल्मी बुखार हर बुधवार नाम के इस सेगमेंट में होने वाली हैं आपके और मेरे बीच। तो प्लीज 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 मेरे साथ बने रहिएगा, अगले बुधवार मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। और इस बीच हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज बातें अपने आप से हो तो उतना मजा नहीं आता। बातें जब दो लोगों में हो, दो दोस्तों के बीच हो, तो उन बातों का मजा ही कुछ और होता है और वो बातें यादगार हो जाती हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगले बुधवार तो मैं आपसे जरूर मिलूंगी विद फिल्मी बुखार, लेकिन बुधवार के बाद मैं आपसे मिलने वाली हूँ सुपर संडे को। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और जब आप सब्सक्राइब करें तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं कुछ नया डालूंगी वो बेल आइकन की घंटी बजेगी और आपको पता चलेगा कि इट्स एन अपडेट फ्रॉम मी। सो लेट्स स्टे इन टच एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड. Do subscribe to my channel. Until we meet again, stay safe and stay fit.